हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर। डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया लाइफ प्रोसेस। क्लियर? दैट इज 10th स्टैंडर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 विच इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। नाउ डिजिटल मैथ्स के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर? मेन चीज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। साइंस के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा वेटेज होता है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज होता है और इट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी। होल चैप्टर इज रिलेटेड बिकॉज लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे पूरा जो चलता है, जिंदगी चलती है, लाइफ गोज ऑन, उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। हर एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे। दिस इज द पार्ट 1। हम लोग पहले सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में जाएंगे। सो प्लीज मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक। व्हाट आर द कंटेंट्स रिगार्डिंग दिस? दैट इज हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। मीन्स कोई बंदा जिंदा है या नहीं, लिविंग थिंग है या नहीं, दैट इज कैसे डिफ्रेंशिएट करना। वाई मूवमेंट एट मॉलिकुलर लेवल नेसेसरी, एकदम मॉलिकुलर लेवल जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, वहां पे मूवमेंट्स क्यों जरूरी है, दैट इज। देन व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस है क्या एक्चुअली। देन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस, व्हाई डिफरेंट लाइफ प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। These are the things which we are going to study in this topic. पता चलेगा कि क्या लाइव और अलाइव के बीच में, मीन्स अलाइव एंड नॉट अलाइव के बीच में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट्स होती है तो कैसे होती है और क्यों हमें जरूरत है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल्स, एंड बेसिकली व्हाई डिफरेंट लाइफ प्रोसेस आर रिक्वायर्ड, उसके बारे में डिटेल्स मिलेगी। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस इन डिटेल। क्लियर? रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, किस तरह से होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। सो बेसिकली हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। सो हम लोग क्या देखते हैं कि इफ अ डॉग इज रनिंग तो वो अलाइव है। इफ अ काउ इज कर्डलिंग या च्यूइंग, वो कुछ खा रही है, दिस शोज दैट इट इज अलाइव। इफ अ पर्सन इज लाउडली शाउटिंग और स्पीकिंग एनीथिंग, तो हम लोग सोचते हैं कि वो पर्सन अलाइव है। क्या इतना काफी है? अगर सपोज डॉग है या काउ है या पर्सन है, वो सो रहे हैं तो वो जिंदा है या डेड है? दे आर अलाइव और नॉट अलाइव? देन टू दे आर अलाइव, क्योंकि हम उनकी ब्रीदिंग मूवमेंट देखते हैं। क्लियर? इफ डॉग, काउ एंड मैन आर स्लीप, डू यू थिंक दे आर अलाइव? हाउ? वी लुक ओवर द ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ देयर, उनका शरीर हिलता है, मीन्स सांस लेते समय। सो बाय सीइंग देम ब्रीदिंग वी थिंक दैट दे आर अलाइव। तो व्हाट अबाउट प्लांट्स? चलो बताओ, प्लांट्स तो उनका नहीं ब्रीदिंग दिखाई नहीं देगा आपको, नहीं वो मूवमेंट करते, नहीं वो कुछ बोलते हैं, नहीं वो कुछ खा रहे, वो पता चलता है। सो हाउ, व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में कैसे पता चलेगा? सो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके लीव्स ग्रीन होते हैं, कुछ प्लांट्स के ग्रीन नहीं होते तो वो ग्रो करते हैं। दैट शोज वी सी देम ग्रीन, इफ सम आर नॉट ग्रीन एंड डिफरेंट कलर वी सी देम ग्रोथ, दैट इज हाउ वी टेल दैट दे आर अलाइव। मतलब अगर प्लांट्स स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहा है तो हमें पता चलता है दे आर अलाइव। ठीक है, ये चीजें हुई कि हम लोग पता कर रहे हैं अलाइव चीज की वजह। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं, सम मूवमेंट्स आर सच, चाहे प्लांट्स में लो या एनिमल्स में लो, जैसे सपोज छोटे छोटे बैक्टीरियाज है जो हमें दिखते ही नहीं है बट दे आर अलाइव। उनमें कोई स्पेशली मूवमेंट नहीं दिखाई देता है कि वो कुछ ब्रीदिंग कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, देन टू वी से दैट दे आर अलाइव। तो so looking on to that thing, but some plants do not show any growth or animal do not show any breathing movements but still are alive. Obvious सी बात है
कोई बायोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट हैं उनको भी पूछोगे तो वो भी यही बोलेंगे कि हाँ वो जिंदा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके अंदर मूवमेंट चल रही है। क्लियर? दिस शोज दैट विजिबल मूवमेंट इज नॉट एग्जैक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी अलाइव। यानी हमें दिखाई दे रही ऐसी मूवमेंट्स अगर हो रही है तो ही अलाइव है। वी कांट से दैट, ये कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं है किसी को भी अलाइव एंड दैट घोषित करने में या उसको बताने में। क्लियर? सो वी शुड know that molecular level movements are going on. Some of the movements at molecular level is invisible to our naked eyes. यानी कुछ ऐसी मूवमेंट्स है मॉलिकुलर लेवल पे जो हमारी नेक्ड आइज को इनविजिबल है, वी कांट लुक ओवर इट। सो व्हाई डू यू थिंक दिस मॉलिकुलर लेवल इज नेसेसरी? क्या आपको लगता है कि मॉलिकुलर लेवल पे मूवमेंट्स होनी जरूरी है? देखो एक जनरल सी चीज है, हम मानते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम किससे बना? ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे बने? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बना? सेल से। क्लियर? तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो मूवमेंट करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सो उसको बोलते हैं मॉलिकुलर लेवल पे मूवमेंट्स। सो एक भी मूवमेंट अगर रुक जाता है, अगर सेल है हमारा, सपोज इस टाइप का कोई सेल है, सेल में एक छोटी सी मूवमेंट भी अटक गई तो हमारा पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या पूरी पूरी बॉडी या पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म डैमेज हो जाएगा। इट ही और शी और इट कैन नॉट सर्वाइव, वो जिंदा नहीं रह पाएगा अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो। सी, living organisms are well organized structures. They have tissues have cells have smaller components in them and so on. मैंने बताया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज बनते हैं सेल से, और सेल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉलिकुलर लेवल मूवमेंट्स। अगर वहां पे मूवमेंट बंद हो गई तो सारी की सारी बॉडी का मूवमेंट्स बंद हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. Obvious सी बात है भाई, कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज तो हो गई। सो एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस डैमेज को रिपेयर करते रहे, कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहे। भाई देखो आप सेल्स वगैरह है, पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, क्लियर, बहुत सारे सेल्स है हमारी बॉडी में, वो रेगुलर लेवल पे कोई बहुत सारे सेल्स डैमेज भी होते हैं, तो उन डैमेज सेल्स को या वो पार्ट की जगह कोई नया पार्ट करना है, क्योंकि नए सेल्स जरूरी है, क्योंकि सारे सेल्स डैमेज होते जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सो टू stop this or to maintain this, to repair this, a system is required. In order breaks down, if order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure. यानी लिविंग क्रिएचर को रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होगा, रिपेयर करना होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन्स तो होते रहेंगे, सेल्स डैमेज तो होते रहेंगे, तो उसको ब्रेकडाउन को कैसे करेंगे? सो उस रिपेयरिंग को, उस मेंटेनिंग को जो प्रोसेस कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो देखिए व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क इनसाइड ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क, यहाँ पे मैंने पाना वगैरह बताया तो इसका मतलब नहीं अपनी बॉडी के अंदर जाके पाना वाना लेके टाइट फिट कर दें। भाई कोई गाड़ी नहीं है, बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर। सो आप पाने पकड़ से ठीक नहीं कर सकते, हाँ नो डाउट डॉक्टर्स कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर हैविंग अ बून, मैं बोलूंगा उनके पास वरदान है, वो सीखे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मेक्स देम। सो वो एक अलग चीज है, अलग लेवल है, ठीक है। भगवान के पास जाने से पहले डॉक्टर के पास जाओ, शायद बच जाए, वो ऐसी चीज है, वो चीज हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। बट आप पाना छुरी पकड़ लेके मत बैठ जाना, रिपेयरिंग वर्क करने मत बैठ जाना, क्लियर? सो जनरली द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, क्लियर? Maintenance and repairing work inside the organism for survival is called life process. Even we sit idle or sleep or do
एनीथिंग, मेंटेनेंस प्रोसेस कंटिन्यूस। हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस वर्क और रिपेयरिंग वर्क तो चल ही रहा है। सो लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू है, आपके कंट्रोल में नहीं है कि हाँ मैं बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए हो जाएगा। इट इज नॉट दैट थिंग। वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, सारे के सारे अपने आप होते हैं। दैट इज नॉन एज इनवॉलेंट्री फंक्शंस। दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब ये जो प्रोसेस मेंटेनेंस प्रोसेस है या रिपेयरिंग प्रोसेस है, जो डैमेज से रोकना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए इन सबको मेंटेन करने में, रिपेयर करने में। सो वो अब आता है कि हमारी एनर्जी आएगी कैसे, क्लियर। सो अब चलते हैं हम लोग डिफरेंट लाइफ प्रोसेस की तरफ। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हैं जो एनर्जी देते हैं हमें, क्लियर। जैसे कि सपोज पहले हम लोग चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्ट इज द न्यूट्रिशन, आपका डाइजेशन सिस्टम। बाहर से फूड हमने लिया, हमारे माउथ में गया, दैट इज, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो होता है न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन सिस्टम। फिर रेस्पिरेशन, अब तक हम लोग सिर्फ रेस्पिरेशन क्या समझते थे और अब रेस्पिरेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। देन सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज डन बाय द पंपिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज हार्ट। एक्सक्रीशन, whatever the waste material is inside, that is to be sent। ये तो थे डिफरेंट प्रोसेसेस, लेकिन इन सब डिफरेंट प्रोसेस की जरूरत क्या है, वाई वी आर रिक्वायरिंग दिस। ये सब नहीं होते तो हम लोग नहीं जी पाते क्या? तो और क्या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास सब कुछ है, काऊ के पास, बैक्टीरिया के पास। सो हर एक चीज को डिटेल में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाई न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड। न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, क्लियर। सो वाई न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड, भाई डाइजेशन सिस्टम है, न्यूट्रिशन है, तो क्यों जरूरी है। तो मेन चीज आप समझना, जैसे नॉर्मली बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी, या अमीबा मैं लेता हूं, अमीबा सिंगल सेल्ड है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है। तो वो जब चाहे तब एंगल्फ करता है फूड और वापस थ्रो बैक कर देता है। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती है बॉडी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाती है, हमारी तरह ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करते हैं, तो वो अलग अलग चीजें खाते हैं। भाई कभी आपने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी खा लिया, भाई खाना खा लिया, तो कुछ भी वॉट एवर इट इज, आप अलग अलग चीजें खाते हैं, तो उन सबको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले बाहर से जो खाना है वो हमारे शरीर में पहुंचे, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, क्लियर। सो हमारा खाना हमने लिया, माउथ में रखा, माउथ के बाद वो पूरा डाइजेशन सिस्टम तक घूम फिर के अलग अलग स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो वो जरूरी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता हमारे अंदर, तो क्या हम कोई खाना खा पाते, डाइजेस्ट कर पाते? नो, नॉट एट ऑल। सो न्यूट्रिशन जो फर्स्ट प्रोसेस है, डाइजेशन सिस्टम, इज मस्ट। सो फॉर लाइफ प्रोसेस वी नीड एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फूड। ऑब्वियस ही बात है, भाई खाना खाओगे तो ही एनर्जी मिलेगी। देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू टेक दिस सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन प्रोसेस। भाई बाहर से खाना हमारे शरीर के अंदर जाए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चाहिए। तो वो प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम, दैट इज हम लोग उसको डाइजेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। Depending on the complexity of the organism and also on the food, that is carbon sources, different organism may possess different kinds of nutritional process। obvious ही बात है, जैसा खाना आप खाते हो, जैसा जैसे स्ट्रक्चर, जैसे काऊ, बफेलोज, वो लोग पेड़ पौधे वगैरह वगैरह खाते हैं, तो उनका थोड़ा डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा और कुछ चेंजेस होगा। बैक्टीरियाज है जिनको सिंगल सेल है, अमीबा जो सिंगल सेल है, तो उनको इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो क्या करते हैं, बाहर से खाना लिया, अपने शरीर में डाला और उसको यूटिलाइज किया, न्यूट्रिशन हुआ और बाहर फेंक दिया। दैट इज एकदम सिंपल स्ट्रक्चर उनका। सो उनको इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं है। सो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस हो सकता है। वी आर नॉट गोइंग कि हाँ ऐसा ही होगा सेम टू सेम, सबका अलग अलग हो सकता है। और न्यूट्रिशन जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए,
और एनर्जी के लिए फूड हमारी बॉडी में जाना जरूरी है। तो फूड को हमारी बॉडी के अंदर ले जाने के लिए ये प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस, फिर उसको डाइजेशन वगैरह करते हैं। क्लियर? सो ये तो हुआ एक फॉर्म। अब आता है डाइजेशन के बाद, भाई चलो डाइजेशन वगैरह हो गया, अब क्या? जो हमने खाना खाया उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर कर उसको इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर करना है। सो दैट इज डन बाय रेस्पिरेशन सिस्टम। सो रेस्पिरेशन सिस्टम क्यों चाहिए वो पढ़ना, व्हाई रेस्पिरेशन इज नीडेड। सी, अब तक हम लोग रेस्पिरेशन क्या पढ़ते थे कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन के तौर पे और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, और हम लोग इसको ही रेस्पिरेशन मानते हैं। रेस्पिरेशन इज नॉट सच स्मॉल, इतना सा प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बाहर से ऑक्सीजन लेना, उसको हमारे खाना जो फ्रूट जो हमने लिया है, कार्बन सोर्सेज जो हमने लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो लिए हैं, उसको ब्रेक डाउन करना है। ऑक्सीजन उन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन उसको कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो ये पूरा प्रोसेस भी रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है। क्लियर? सो वो अगर हमको एनर्जी चाहिए तो उस फूड को जो हमने खाया है, उस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दैट इज डन बाय रेस्पिरेशन। सो ये रेस्पिरेशन सिस्टम भी बहुत जरूरी है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। बाहर से जो खाना आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है। वो बेसिकली अलग अलग फूड जो मैंने बताए, बर्गर, पिज्जा, पानीपुरी, ढोकला, हांडवा, भाई गुजरात के फेमस बहुत सारी चीजें हैं। सो वो सब एनर्जी के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, सबके सब बॉडीज के, बट उनको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी broken down and built up in the body and must be finally converted into uniform source of energy ताकि वो एक फिक्स सोर्स में हो जाए कि धीमे धीमे जैसे जैसे एनर्जी चाहिए उसी फॉर्म में एनर्जी मिलती रहे, और वैसे वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? एटीपी फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में, और जैसे जैसे जब भी हमको चाहिए तब वो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? दिस इज व्हाट अबाउट source of energy. For this, series of chemical reaction is in body are necessary. For this, many organisms use oxygen source from the outside the body. अब इसके लिए केमिकल प्रोसेस की जरूरत है कि हम लोग ने जो खाना खाया है उसको एक फिक्स सोर्स में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन का, जिसको तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, दैट इज फॉर स्टोरिंग देम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन की परफेक्ट डेफिनेशन समझना। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग किस लिए? फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स, मतलब फूड सोर्स को ब्रेक कर कर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसीलिए फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, फूड खा लिया उसका डाइजेशन हो गया, बट उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। सो वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम का बहुत जरूरी है। अगर रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होगा तो आप लोग का फूड एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सो मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी है वो भी रिक्वायर्ड है। दिस इज व्हाई। क्लियर? चलो अब हमने रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमारा एनर्जी कन्वर्ट हुआ सपोज हमारी बॉडी में, अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ेगा। भाई डाइजेशन स्टमक में हुआ, स्टमक से पूरे बॉडी को सेल्स, हर एक सेल्स को, हर एक इंडिविजुअल सेल्स को वो एनर्जी चाहिए, वो विटामिन चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो क्या करेंगे? सो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन सब सिस्टम को या इन सब न्यूट्रिएंट्स को, इन सब एनर्जी को एक जगह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। सो सर्कुलेशन सिस्टम की जरूरत आ गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ गई। सो व्हाई सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड? सो सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम है हार्ट,
इसके अंदर वेन्स, आर्टरी, वो दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है। हर एक चीज देखो, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। हम लोग न्यूट्रिशन डाइजेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज को पॉइंट वाइज प्रॉपर वे में देखेंगे। बट दिस इज कि हमें वो जरूरत क्यों है, पहले पहले वो तो पता चले। चलो है हमारे अंदर, मानते हैं, उसके बारे में पढ़ने से पहले उसकी जरूरत तो पता चले। अब कोई भी चीज है, आपको आपके पेरेंट्स, सपोज आपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगी, चलो पॉकेट मनी मांगी, वो दे देंगे नो डाउट, लेकिन वो आपसे पूछेंगे ना काम क्या है, पहले बताओ। सो उसकी जरूरत जानना जरूरी है, उसके बाद वो आप यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरत है, वो चीजें तो बतानी पड़ेगी। सो दैट इज हाउ वी आर स्टडिंग कि सर्कुलेशन सिस्टम में है तो क्यों जरूरत है। सो मैंने आपको बताया कि एनर्जी कहीं बिल्ड हो रही है, डाइजेशन कहीं बिल्ड हो रहा है या हो रहा है कहीं पे। सो वो सब पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचाना जरूरी है। दैट इज डन बाय सर्कुलेशन सिस्टम। इसीलिए सर्कुलेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। जैसे मैंने बताया अमीबा के बारे में, पूरा का पूरा बॉडी जो है बाहर के सराउंडिंग, एक ही सेल है और वो पूरा का पूरा सेल बाहर की बॉडी के अराउंड, यानी जो भी सराउंडिंग में है उसके कांटेक्ट में है, तो डायरेक्टली एंगल्फ किया फूड, उसको ब्रेक डाउन किया, गैसेस जब लेनी थी ले लिया, जब कचरा था, वेस्ट मटेरियल था, बाहर फेंकना था, फेंक दिया। सो उसको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, हर एक सेल बाहर के एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। सो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। यानी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी जिस तरह से यूनिसेल्युलर करते हैं, एंगल्फ किया, निकाला, बाहर फेंक दिया, सो वो प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। सो दिस पोजेस अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। ठीक है, सो मतलब जो ऑक्सीजन हमने लिया या फूड हमने लिया या जो एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो सबको चाहिए। एक अलग प्लेस पे सब लोग लेते हैं, अलग प्लेस पे डाइजेशन होता है, अलग प्लेस पे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को वो चाहिए। सो दिस इज वाई, इसीलिए एक सर्कुलेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जो बना हुआ होता है हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इन सब की कॉम्बिनेशन से एक पूरा सर्कुलेशन सिस्टम बनता है। क्लियर? सो दिस इज वाई सर्कुलेशन सिस्टम जरूरी है। अब इसके बाद क्या, देखो हमने एनर्जी कर ली, सब कुछ कर लिया, फूड खाना खाया, एनर्जी में कन्वर्ट किया, सर्कुलेट भी कर दिया, लेकिन अब जो वेस्ट मटेरियल बनेगा हमारी बॉडी में, जो सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं बोलूंगा, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए, ज्यादा अमाउंट में हो जाए। सो दैट हैज टू बी थ्रोन आउट, बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। दिस इज वाई द एक्सक्रीशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। क्यों एक्सक्रीशन सिस्टम चाहिए? तो जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बना है उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे पूरे पूरे, हम अकेले नहीं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, या हम ह्यूमन बींग्स ले लो, या बैक्टीरियाज ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो, अगर वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको अगर बाहर निकालना है तो हमें एक्सक्रीशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और एक्सक्रीशन सिस्टम के लिए हर एक सेल से वेस्ट निकल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगेन रिक्वायर्ड है। ठीक, सो when chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts, यानी waste materials that are not only useless, एक तो वो useless है for cells of the body but could even be harmful। यानी एक तो वो कुछ काम के नहीं है, जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं, जो वेस्ट मटेरियल बना है, वो कुछ काम का भी नहीं, प्लस वो ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचा रहा है। सो उसको बाहर निकालना जरूरी है, एक्सक्रीट करना जरूरी है। सो दिस इज व्हाई एक्सक्रीशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called
excretion. Clear? अब excretion system, here again transportation system is required. Transportation system is required to carry the excretory things from the cells to the excretory organ. यानी हर एक सेल में से जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है. क्लियर? समझ में आया? हर एक लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है वो चीज मैंने आपको बता दी. अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग हर एक लाइफ प्रोसेस को स्पेशली डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा हमारा, क्लियर, उसके अंदर इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मतलब हम लोग जनरल फॉर्म में देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एंड मोस्ट ऑफ ऑल देखो एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि हम लोग भी सोशल एनिमल्स ही हैं. सो ऐसा मत समझना सर एनिमल्स का बोला, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम क्या, तो इंसान जो है सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है. सो वी इंक्लूड ह्यूमन बींग्स हियर ओनली. जहां बैक्टीरियाज वगैरह का डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन होगा. सो नेक्स्ट टाइम प्लीज कम अगेन, वॉच अगेन फॉर दिस चैप्टर. यू विल गेट डिटेल नॉलेज. हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट के अंदर हम लोग एक एक सिस्टम को प्रॉपरली समझते रहेंगे, किस तरह से क्या होता है वो देखते रहेंगे. सो मेक श्योर आप वापिस आए और खुद आए और दूसरों को भी ये शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें. आपको पता है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. और कहीं पे भी कोई डाउट है तो हमारा मोटो, डिजिटल मैथ्स का मोटो है, आस्क द डाउट एंड गेट द सॉल्यूशन. सो प्लीज कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप पूछो आराम से बेझिझक और वापस बार बार आओ. थैंक यू वेरी मच.